नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति और पिछले कुछ दिनों से हम और आप चर्चा कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने अभी तक जो देखा है वो ये कि कैसे यूरोपीय कंपनियों का इंडिया में आगमन हो रहा है और जब भारत में आ रही है तो ये आ रही है अपने लाभ को मैक्सिमाइज करने के लिए, हर हाल में अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और ये यूरोपीय कंपनी में फ्रांस की कंपनी, डच की कंपनी, डेनमार्क की कंपनी और इसके साथ साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन की कंपनियां शामिल हैं। पर इसमें जो लीड लेती है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। पर इसके बाद हमने जो है इसका सेकंड फेज में ये देखा था कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना विस्तार करती चली जाती है। इसमें पहला फेज हमने देखा था कि कैसे नवाबों के साथ कंपनी का पूरा डीलिंग होती है। इसमें हमने देखा किस तरह की सहायक संधि पॉलिसी आई थी, लाल डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत आया था। और इसके रिस्पॉन्ड में भारत के जो लोग हैं उन्होंने 1857 की क्रांति की। और 1857 की क्रांति के बाद फिर से जो ब्रिटेन सरकार है उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव ये था कि अब पुनः भारत में किसी भी तरीके से 1857 का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा किस तरह से पॉलिसीज में चेंज हुआ। गवर्नर जनरल आपके वायसराय बन गए। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हुकूमत है वो समाप्त होकर अब ये जो महारानी है उनकी रियाया जो है सबके सब लोग बन गए। फिर हमने अगले फेज में देखा कि किस तरह से बंगाल का फूट डालो और राज करो की नीति पे विभाजन कर दिया गया 1905 में। और इसके विरोध में फिर से इंडिया के लोग खड़े होते हैं और स्वदेशी मूवमेंट में भाग लेते हैं, जो नेतृत्व देते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और वहीं एक पार्टी बन चुकी है जिसका नाम है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें दो धड़े उदारवाद और उग्रवाद है। उदारवाद मतलब जो पिटीशन पे यकीन रखते हैं, और उग्रवाद जिनका मानना था कि केवल लड़ के ही या केवल उग्र तरीके से ही जो है हमें क्रांति मिल सकती है। बहरहाल तिलक ने भी स्वराज की बात की थी और अब फिर से हम देख रहे हैं कि कल की क्लास में भी हमने देखा कि फिर से जो हमारा मुद्दा है वो स्वराज नहीं अपूर्ण स्वराज पे आ चुका है। तो स्वराज से हम स्वराज की तरफ बस बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के बाद फिर से आगे के क्रम में हमने देखा कि जो है इंडिया के रंगमंच पे महात्मा गांधी का उद्भव हुआ, जिन्हें बहुत अच्छे से पता था कि लोकल मुद्दे को ग्लोबल और ग्लोबल मुद्दे को लोकल कैसे बनाना है। वो पूरा सब सीख के आए हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने पूरा जस्टिस दिलवा के वो आए हुए हैं वापस। तो अब यहाँ पे आके सिर्फ वो बैटिंग कर रहे हैं। हमने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में गांधी जी की विजय देखी। कल हम लोग उनके साथ चले थे दांडी यात्रा पे भी, जहाँ पे हमने देखा था कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से नमक कानून को तोड़ा। और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो अवज्ञा करेंगे, पर ये अवज्ञा होगी सविनय, विनय के साथ की हुई अवज्ञा, मतलब हम नहीं मानेंगे, हम डिसओबीडियंस करेंगे। और ये जो डिसोबीडियंस होगा वो सिविल पैरामीटर्स पे होगा। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो गांधी का पूरा आंदोलन है इसका आधार है अहिंसा और सत्य, यानी कानून आधार नहीं है, विधि आधार नहीं है, संविधान आधार नहीं है। दैट मीन्स कि अगर अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए कानून भी आगे आगे आता है तो महात्मा गांधी का कहना है कि हम कानून को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये अहिंसा के रास्ते में आ रहा है और मेरा जो मोटो है दैट इज द नॉन वायलेंस, दैट इज द ट्रुथ, नॉट योर लॉ। राइट। तो इसी बेसिस पे कल हमने देखा कि फिर किस तरीके से धरासना में मूवमेंट हुआ, पेशावर में मूवमेंट हुआ। और फिर ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि भारत से कांग्रेस भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले पाती है कांग्रेस और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सप्रू और जयकर की मध्यस्थता के बाद फिर महात्मा गांधी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वहाँ पहले से ही हमने देखा डॉक्टर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और आपके मदन मोहन मालवीय, ये सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जिससे कौन है भारत, ये जो छवि है वही क्लियर नहीं हो पा रही है। गांधी वापस आते हैं और फिर से सोचते हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाए। अब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर मान लो इंडिया में शुरू करना है तो क्या इंडियंस में अब उसी तरीके की एनर्जी बची है? और क्या ब्रिटिश सरकार अब उनको मौका देगी या गांधी को मौका देगी या भारतीयों को मौका देगी कि वो फिर से भारत में उतना ही बड़ा मूवमेंट जो है खड़ा कर पाए? तो अब क्या करेंगे गांधी? अब क्या जो है उनका मास्टर स्ट्रोक होगा, उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। अब इससे पहले कि हम लोग क्लासेस की शुरुआत करें, पहले जरा कुछ जरूरी सूचनाएं देख लेते हैं। देखिएगा ये स्लाइड मेरे बारे में है। अन अकेडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से जो एक चयन है वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होता है। देखिए ये फ्रीडम फेस्टिवल है जिसमें अभी आपको 50% ऑफ मिला हुआ है। कोई भी आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप इसमें एनरोलमेंट करना चाहें तो आप के लाइव 31 कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलिएगा। आरंभ बैच है ये आईएएस 2024 के लिए है। ये 9 अगस्त से शुरू हो रहा है, कल से आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए भी आप के लाइव 31 कोड का यूज़ कर सकते हैं।
प्रतिज्ञा बैच है, ये आई है 2024 के लिए। एक्चुअली मुखर्जी नगर से, एक्चुअली हिंदी मीडियम का बैच है जो मुखर्जी नगर से लाइव होने वाला है। 16 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी, बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंस डे के बाद। तो इसमें भी एनरोलमेंट के लिए यू कैन यूज द कोड KK31 ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बैरियर और उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा आती है तो अनअकैडमी ने इसका भी बिल्कुल आपके लिए जो है पूरी पॉलिसी प्लान करके रखी है कि आप 0% EMI से शुरू करके अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हो। जो करंट अफेयर की मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, अब वो हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब जो है हम लोग क्लासेस की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब तक हमने देखा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसी बीच एक घटना घटती है कि आपको पता है कि हर साल जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। तो एक ऐसा ही कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कराची में। और मेरे ख्याल में आप समझ पा रहे होंगे कि कराची कहाँ है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि कराची जो है कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, कराची में ये कांग्रेस की समिट हो रही है। टाइम है 1931 का, ठीक है। तो 1931 में जो है कराची में अधिवेशन हो रहा है। ये कब हो रहा है? गांधी इरविन समझौते के बाद होता क्या है कि कल भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि भगत सिंह हालांकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम पटकते हैं और बम पटकने के बाद उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस बम का जो मकसद है वो किसी को मारना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है। इवन भगत सिंह का ये भी मत था कि जो जब कभी भी भारत को आज़ादी मिलेगी तो कभी भी उग्रवादी मानकों पर नहीं मिलेगी। अगर भारत आज़ाद होगा तो गांधीवादी सिद्धांतों पर ही चलकर होगा। बुक का नाम आपने सुना होगा, भगत सिंह की फेमस बुक वाई आई एम अथीस्ट। ये जो है भगत सिंह की किताब है। हालांकि भगत सिंह, राजदेव और सुखगुरु, इन तीनों को ही फांसी की सजा दे दी गई थी। इनके ऊपर जो आरोप था वो हिंसा का आरोप था, राइट, कि इन्होंने वायलेंस किया है। कल हमने गांधी इरविन समझौता देखा था जिसमें महात्मा गांधी जब भाग लेने जाते हैं तो लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था, ये कहते हुए कि भाई हम महात्मा गांधी आपका सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम क्यों तुम्हारा सपोर्ट करें, तुम चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, पर तुमने जो है अगर आप दबाव डाल देते तो जो है ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ता और भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुक जाती, पर आपने उसको रोकने का कोई प्रयास किया नहीं, राइट। लेकिन अगर आप गांधी मूवमेंट को देखेंगे तो अगर किसी भी हाल में महात्मा गांधी ने हिंसा को सपोर्ट कर दिया होता तो शायद वो जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाता, क्योंकि हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन अहिंसा पे बेस्ड था, सत्य पे बेस्ड था, ना कि आपके क्या कहते हैं कहीं से भी अगर वो हिंसा को सपोर्ट करते तो या तो विधि को साथ लेते, विधि मतलब कानून को साथ लेते, कुछ ना कुछ तो आधार बनाना था। तो खैर बहरहाल गांधी ने जो है इसको सपोर्ट नहीं किया। तो जब वो जा रहे होते हैं तो लोग उनका रास्ते में काला झंडा दिखा के जो है विरोध करते हैं कि अगर वो चाहते तो फांसी को रोक सकते थे। तो पंजाब नौजवान भारत सभा द्वारा इनको काला झंडा दिखाया गया। बाकी 1931 कराची जो सेशन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कराची सेशन में बात होगी जिन विशेष अधिकारियों को उसको हम कहते हैं मूल अधिकार, जो आपके अभी भी संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसके पहले याद करिएगा नेहरू रिपोर्ट को, जहाँ पे मानवाधिकारों की बात की गई है। मानवाधिकारों की चर्चा तो हमारे संविधान में अगर आप देखें तो एक्सप्लिसिटली कहीं भी आपको ह्यूमन राइट देखने को नहीं मिलता है। खैर गांधी इरविन समझौता हो रहा है, देखिए, और उसके बाद कांग्रेस के सभी सत्याग्रही कैदियों को रिहाई के बदले में सविनय अवज्ञा बंद करना था, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो इसी आधार पर बेस यही था कि जो है कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी और जो सविनय अवज्ञा मूवमेंट इन्होंने भारत में शुरू कर रखा है वो बंद कर देंगे। तो देखिए कराची सेशन शुरू हो रहा है और कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हो रहा है। अब बट ऑब्वियस बात है कि कांग्रेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तगड़ा प्रेशर है, क्योंकि देखिए ना गांधी जी को भी लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। आप सोचिए हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी इनबिल्ट है। हमने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र किसी से उधार नहीं लिया है। लोकतंत्र हमारे भारत की देन है, देन कह लीजिए या कह लीजिए भारत की संस्कृति में ही लोकतंत्र बसा हुआ है, जहाँ पे लिच्छवियों के समय से आप लोकतंत्र देख लीजिए। और इवन दो हमने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में भी देखा था कि पिता का जो खंडन है वो उनके पुत्र ही कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ही कहीं ना कहीं खंडन कर रहे थे कि जो है हम कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार नहीं करते हैं। और सेम में देखिए कि जब कराची सेशन हो रहा है और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, हालांकि उस समय तक तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि उनको नहीं मिली हुई है, लेकिन जब उस समय कहीं ना कहीं बापू के छत्र छाया में ही चीजें चल रही हैं और उस समय भी हमारे यहाँ के जो नौजवान उनको काला झंडा दिखाने का दम रखते हैं, तो आप सोचिए कि इसके बाद बापू सहर्ष उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का जो एक्सट्रीम लेवल है वो आप इंडिया में उस समय देख सकते हैं जब हम किसी और के गुलाम थे।
तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। किस चीज़ का प्रेशर? युवाओं का प्रेशर, या कह लीजिए उन लोगों का जो प्रेशर जो कहीं ना कहीं भगत सिंह या सचदेव या राजगुरु के जो कृत्य हैं उनको बिल्कुल सही मान रहे थे। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रस्ताव जो है पारित किया गया, और जो शहीद है, देखिए दो शब्द हैं, एक है शहीद और एक है आतंक, राइट। ब्रिटेन की बात करें तो वो भगत सिंह को आज भी आतंकवादी मानती है, और भारत की बात करें तो हम आज भी उनको शहीद मानते हैं ना, मार्टीर मानते हैं। सेम है अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में देखिए आज भी जैसे कुछ सारे जैसे अफजल गुरु को लेके लोग कहते हैं ना ये शहीद है, कश्मीर के कुछ लोगों का कहना है ये शहीद है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो लोग टेररिस्ट मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक वर्ल्ड में आतंकवादी है कौन, इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। जब आपके पास सही परिभाषा ही नहीं है तो आतंकवाद को खत्म कहाँ से करोगे? खैर, ये सब समझेंगे जब हम आईआर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कराची सेशन में कि हम हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस ने कहा हम किसी भी मतलब लेवल पे हिंसा को तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो शहीदों की बहादुरी है, शहीदों का जो बलिदान है, उसकी हम सब लोग प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा गांधी इरविन समझौते का जो समर्थन है वो किया गया। कांग्रेस इस बार फिर से अपना लक्ष्य दोहरा रही कि देखो अब डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं होगी। डोमिनियन की बात होनी थी, लेकिन एक बार जब हमने मतलब लाहौर अधिवेशन में अपना झंडा फहरा दिया है, हमने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया पूर्ण स्वराज, तो अब हम पूर्ण स्वराज से कम में कुछ मानने वाले नहीं हैं। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य फिर से दोहरा रहे हैं। इसके अलावा एक मौलिक अधिकार और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, दोनों ही क्रूशियल चीजें हैं। दोनों पे कराची में जो है प्रस्ताव पारित होगा। देखिए ये जो सेशन है ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई बार जो है क्वेश्चन आते हैं आपके जो प्रोविंशियल सर्विसेज है वहाँ पे कराची सेशन में अध्यक्ष का सवाल आ सकता है, आया भी है कि कराची सेशन की अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं मौलिक अधिकार, पहले देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में किन अधिकारों की बात की गई और कितना मेल खाते हैं ये आज के संविधान के भाग 3 से। और इसके बाद जो ये वाला है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इसमें क्या क्या संकल्प शामिल किए गए हैं, ये दोनों ही चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। देखिए स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र प्रेस, अभी भी आपका आर्टिकल 19 जो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है ना, कि आर्टिकल 19 मतलब आपको विचार और अभिव्यक्ति इसकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता है। ये देखिए अगेन आर्टिकल 19 संघ बनाने यानी एसोसिएशन बनाने का अधिकार, तब भी पटेल रिपोर्ट में कही गया, मतलब जो पटेल की अध्यक्षता वहां पे कहा गया था। और आज भी देखिएगा तो ये आपका आर्टिकल 19 में ये अभी भी शामिल है आपके पार्ट 3 भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, राइट। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है या कभी आप कोई डिबेट देखते हैं जहाँ पे कहा जाए कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से कॉपी पेस्ट किया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से हमने कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। हाँ, हमने ये है सहर्ष भाव से जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वर्ल्ड की उनको स्वीकारा है। लेकिन मौलिक अधिकार जैसी चीजें हमारे खुद के आप देखिए तो अधिवेशन में से ही ली गई थी, है ना, तो हमारे अधिवेशन में भी इस बात की चर्चा थी। तो दिस इज नॉट द कॉपी पेस्ट, यू कैन नॉट ब्लेम इंडिया, नो वन कैन ब्लेम इंडिया कि हमने कॉपी पेस्ट किया है। फिर देखिएगा इकट्ठा होने का अधिकार, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हालांकि ये आपके फंडामेंटल राइट का भाग तो नहीं है, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है दिया गया था। फिर देखिएगा जाति धर्म लिंग से परे समान कानूनी अधिकार, अगेन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 इज द पार्ट। फिर धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता, आर्टिकल 25, है ना। हालांकि जो वर्ड है तटस्थता वो सही शब्द नहीं है, भारत के शब्दों में कहें तो हम प्रिंसिपल डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस, है ना। राज्य का कोई धर्म नहीं है पर राज्य की सभी धर्मों से दूरी कैसी है, तो आप कहेंगे आदर्श दूरी है। अगर राज्य का हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा, तो अगर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में तटस्थ हो, तब तो ऐसा होगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो जाए, राज्य कुछ ना बोले कि भाई हम धर्म के मामले में कैसे बोले। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी, अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है तो डेफिनेटली बोलेगी। क्यों? क्योंकि राज्य का कोई धर्म तो नहीं है पर राज्य की सभी धर्मों से दूरी कैसी है, आदर्श है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट विल स्पीक ऑन दैट नोट, राइट। फिर देखिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये हमने कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A इसको शामिल कर रखा है। और ये देखिए अल्पसंख्यकों की भाषाई समूह की संस्कृति भाषा लिपि की सुरक्षा, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 30 यू कैन से, क्योंकि आर्टिकल 29 में जो भी अधिकार दिए वो एक्सप्लिसिटली अल्पसंख्यकों को नहीं दिए गए हैं। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें देखिए कृषि ऋणग्रस्तता से राहत,
सूदखोरी पर नियंत्रण, जीवित मजदूरी, बेहतर बेहतर काम की स्थितियाँ, है ना कहीं कुछ चीज़ें आपको डीपीएसपी से मैच करती हुई लग रही होंगी, राइट। मजदूरों किसानों को यूनियन बनाने का अधिकार, तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर, सम ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ योर करेंट डीपीएसपी। तो इन दोनों की चर्चा कराची अधिवेशन में की गई, और दूसरी चीज़, कराची अधिवेशन में जो शहीदों की शहादत है उसको भी जो है नमन किया गया। हालांकि कांग्रेस ने ये जरूर कहा कि किसी भी हाल में ये हिंसा को सपोर्ट तो नहीं करते। अगर इसके महत्व की बात करें तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कई सारी चीज़ें बाद में संविधान सभा ने आपके डीपीएसपी वगैरह में जोड़ा भी, राइट। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह भी हमारे अभी के संविधान का भाग बना है। इस प्रस्ताव का जो प्रभाव था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता वाली, हमने उसी समय एक राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है गठित कर दी थी। और ये जो है क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछा गया था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो है ये बनाया गया था। अब जरा अगली चीज़ें देखते हैं कि सरकार इस रिस्पॉन्ड में क्या करी। जो है हमारा गोल में सम्मेलन, आप अब क्रम से चलते चलिएगा कि क्रम से क्या क्या चीज़ें हो रही है। सविनय अवज्ञा हो रहा है, सविनय अवज्ञा के बाद आपका गांधी इवेंट एक्ट हो रहा है, और गांधी इवेंट एक्ट के तुरंत बाद कराची अधिवेशन हो रहा है। उसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो अगली घटना हो रही है वो है मैकडोनाल्ड अवार्ड। मैक ये पुरस्कार नहीं है, अवार्ड है, मैकडोनाल्ड अवार्ड। देखिए, ब्रिटिश शासन को कि इनको पता था कि लोगों को तोड़ना कैसे है। इनको बस ये चाहिए कि लोगों को तोड़ो और अपना जो है काम करते रहो, अपनी रोटियां बनाते रहो, बाकी जिसको जो भी होता है हो जाए। ये इनका नारा है, असभ्य को सॉरी सभ्य को क्या कहते हैं, असभ्य को सभ्य बनाना ना, व्हाइट्स मैन बर्डन। लेकिन ये आप व्हाइट्स मैन बर्डन के आड़ में किस तरीके से हमारी गंगा नदी के जल को निचोड़ निचोड़ के अपना थेम्स नदी भर रहे हैं, आप लगातार जो है क्लासेस में देख पा रहे होंगे। इसी बीच देखिए कि इनको पता है तोड़े कैसे। एक बार तो आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ दिया, आप सोच रहे हैं हिंदुओं के बीच में बाइफर्केशन कैसे करें। तो जब धर्म आधार नहीं मिला, धर्म का आधार खत्म हो गया, तो अब अगली आधार बनाया गया जाति। इन्होंने बोला देखो, 1909 के पार्लियामेंटों में हमने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के क्षेत्र का प्रावधान किया था। अलग निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुसलमान ही मुसलमान को वोट देंगे, राइट। इससे तो क्या होगा कि अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधि होगा तो इसका मतलब हिंदुओं के इसमें कोई भागीदारी ही नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे। अब इनको लगा कि अच्छा, तो धर्म वाला जो हमारा जो तुरुप का इक्का था वो तो पूरा हो गया। अब क्या करें। तो देखिए, मैकडोनाल्ड अवार्ड में बोला दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट आपने मुसलमानों को दिया, इस बार कहने दलितों को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। मतलब अगर आपने दलित वर्गों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, इसका मतलब इस बार धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो रहा है, इस बार जाति को जो है बंटवारे का आधार बनाया जा रहा है कि इन हिंदू मुसलमानों के अंदर अंदर ही इतना तोड़ो, इतना वैमनस्य भर दो कि जब हम चले भी जाए ना तो ये कभी एक ना हो पाए। और आप देखिए, आज भी इंडिया में हमारी जो हमारी विविधता है वो कहीं ना कहीं हमारी ताकत हुआ करती थी। आज हम विभिन्नताओं के नाम पे इतना बट गए हैं, इतना बट गए हैं कि जो आप कम्युनल चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं का किया जा रहा है। जो हमारी आपसिक समरसता है, इसको ये वैमनस्यता में बदल के चले गए हैं, वो बीज डाल के चले गए हैं, जिसको आज तक हर भारतीय को काटना पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन, मतलब दलित ही दलित को चुनेगा। अब अगर दलित ही दलित को चुनेगा तो सोचिए एकता का क्या, एकता और अखंडता का क्या। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर देखिए कहीं ना कहीं जो है उनके लिए ये था कि भाई दलितों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। अगर दलितों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो डेफिनेटली इनका एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। इवन कुछ किताबें ये बोलती हैं कि जब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि आज़ादी मिल जाने तो उसके बाद हम करेंगे, अम्बेडकर ने बोला किससे आज़ादी चाहिए, कौन है आज़ाद, किसने भारत को गुलाम करके रखा है। अम्बेडकर का कहना है कि अगर तुम भारत को देखो तो यहाँ पे कौन कर रहा है किसको गुलाम। यहाँ पे जो उच्च जातियाँ हैं इन्होंने निम्न जाति को गुलाम करके रखा है, जो पुरुष हैं उन्होंने महिलाओं को गुलाम करके रखा है, स्त्री को गुलाम करके रखा है, जो आपका पूंजीपति है इसने श्रमिक को गुलाम करके रखा है। तुम किस गुलामी की बात कर रहे हो, पहले इन चीज़ों को हटा दो, पहले इन गुलामी को तो हटाओ और इसके बाद बात करना कि विदेशी सरकार ने हमें कैसे गुलाम किया है। ये विदेशी सरकार तो अच्छा कर रही है, कहीं ना कहीं गुलामी के जो दंश है उससे तो ऊपर उठ रही है। कहीं ना कहीं विदेशी सरकार जाति व्यवस्था की तो बात नहीं करती, इनके लिए तो जो मैटर करता है वो है श्रम। देखिए, ब्रिटेन में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी,
तो औद्योगिक क्रांति में जाति मैटर नहीं करती, उनके लिए श्रम मैटर करता है। आज भी आप किसी कंपनी में रिज्यूमे डालने जाओ, काम करने जाओ, तो कंपनी विल नॉट आस्क योर कास्ट, कंपनी विल आस्क फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका काम अच्छा है तो आप क्या भी कास्ट के रहो, आप कौन से भी जेंडर के रहो, कंपनी डोंट हैव एनी इशू विद दैट, है ना। तो आपको बस क्या करना है, श्रम करना है। अम्बेडकर ने कहा ये तो श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं, ये तो तुमने बाइफरकेशन करके रखा है। बहरहाल अम्बेडकर ने बोला कि भाई ये बात तो सही है, कि ठीक है आप जो है जो जो हमारे मतलब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको दलित लोग ही चुने, ठीक है। तो इसके अलावा दलित समुदायों को मान्यता देना, इसके प्रमुख प्रावधान अगर देखें तो दलित समुदायों को मान्यता देना और इनके लिए पृथक निर्वाचन। इसके अलावा देखिए जो आपकी सीटें हैं उसमें क्या ये भी कह रहे हैं कि प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित कर दी गई। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा ये मैकडोनाल्ड अवार्ड का जो है एक तरीके से मैकडोनाल्ड अवार्ड में इस बात की चर्चा की गई थी। इसके अलावा देखिए श्रमिकों, जमींदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी सीटें आवंटित करने की बात इसमें की गई थी। देखिए ये दोनों चीज़ों पे काम करते थे ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एक हाथ से गाजर खिला रहे थे, लगता था कि सब अच्छा कर देंगे, और दूसरे हाथ से छड़ी मार रहे थे कि देखो हम अभी बताते हैं ना कितना अच्छा करते हैं, राइट। ताकि जो है तुष्टिकरण, अपीजमेंट होता रहे और इनकी जो नीतियाँ हैं वो फॉलो होती रहे। बहरहाल अब इस चीज़ से गांधी समझते थे कि मैं किस एकता की बात करूँ, मैंने वैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देख लिया कि भारत किस तरीके से बटा हुआ है। अगर ये लाइन इतनी डार्क हो गई, एक बार ये बंटवारे की लाइन डार्क हो गई तो उसको कम करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप किसी तरीके से कम करने की कोशिश करोगे तो या तो पेज फट जाएगा, नहीं तो वो अपने साथ दाग जरूर शो करेगा। तो महात्मा गांधी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट आए, लिहाजा जो है बापू अब अनशन पे। अब बापू अनशन पे हैं तो अम्बेडकर के ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगा कि भाई देखो बापू अनशन पे हैं और आप जो है मान नहीं रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। अब अम्बेडकर पे फैसला मतलब डाला जाता है, अम्बेडकर का प्रेशर पड़ने लगता है, तो मध्यस्थता करते हैं मदन मोहन मालवीय, जो हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे। मदन मालवीय ने कहा कि जो है एक बार आप बापू से बात कर लें, तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है, फिर ऐसे तो सही नहीं है। तो हुआ क्या था कि देखिए पहले जो हमारे दलित वर्ग हैं उनके लिए 71 सीटें रिजर्व थी। इसका मतलब है कि इन सीटों पर दलित ही जो है व्यक्ति प्रतिनिधि बन सकता था। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि दलित ही दलित को वोट देंगे। दैट इज नॉट द सेपरेट इलेक्टोरेट, बेसिकली दैट इज द रिजर्वेशन ओनली, कि यहाँ पे दलित व्यक्ति ही खड़े हो सकते हैं। तो जब महात्मा गांधी और आपके डॉक्टर अम्बेडकर का समझौता होता है तो इस बात पे होता है कि हम दलितों की जो सीटें हैं उसको बढ़ाकर 148 कर देंगे। तो अभी 71 है, 71 से हाइक करके हम उसको 148 कर देंगे, जिससे जो जो चीज़ है ना कि भाई दलित ही दलित को वोट देंगे वो ना है, हाँ, लेकिन दलितों के लिए सीट जरूर हम रिजर्व कर देंगे। तो देखिएगा मद्रास में 30, बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा 18, मध्य प्रांत जो है 20, असम जो है आपका 7, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत मतलब यूपी में आपके 20 हुए। ठीक है, तो इस मैटर पे पूना पैक्ट हो रहा है अम्बेडकर और गांधी के बीच। आप देखेंगे कई जो इतिहास की किताबें वो ये भी कहती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी महात्मा को बापू नहीं कहा है, कभी नहीं। वो हमेशा क्या बोलते थे, मिस्टर गांधी, है ना, मिस्टर गांधी कह के जो है संबोधित करते थे, राइट। इसमें ये भी बात पर सहमति हुई कि दलित वर्गों को सिविल सेवा में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिर देखिए दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन का जो सिद्धांत है उसको जो है स्वीकार किया, क्योंकि सीटें वगैरह भी बढ़ गई थी। तो इन्होंने कि जो संयुक्त निर्वाचन होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस जगह पर दलित व्यक्ति ही प्रतिनिधि बन सकता है। इन आधारों पर जो है पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट के बाद अब हम आगे चलेंगे अपनी आगे की जो क्लासेस उसमें, इसमें हम लोग और सारी चीज़ों को देखेंगे कि और सारी चीज़ें क्या क्या हैं और किस किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले जरा आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, इसका मुख्य कारण था। इसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यूपीएससी 2012 का ये सवाल है और आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि इसका सही जवाब आपके हिसाब से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सांप्रदायिक पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को मैं चेक करें कि कौन सा सही है। तो पहला देखिएगा, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1930 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने की थी और इसने केवल दलित वर्ग, मुसलमान, सिख और एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। तो जरा दोनों स्टेटमेंट को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि पूना पैक्ट भी हो गया और अब हम भारत की आज़ादी से ज़्यादा दूर नहीं है, 1932 में आ चुके हैं। बस कुल मिला के
18 साल और, तो 18 साल में अब क्या करेंगे महात्मा, कैसे कैसे बढ़ेगा गांधी मूवमेंट, कैसे कैसे मिलेगी देश को आज़ादी। और इधर देखेंगे आगे कि अब सुभाष बाबू क्या कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो इसकी पीपीटी जो पीडीएफ है वो लेक्चर लिंक में आपको अटैच मिल जाएगी, थोड़ी देर में इसको अटैच करवा देते हैं, तो वहाँ से आप अपने लेक्चर की पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए। Okay, thank you so much all of you for joining and have a very nice day ahead to all of you.